Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today CDP. आज हम लोग जानेंगे CDP के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, CDP के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उससे हम लोग अवगत होंगे। यहाँ के आपके लिए 30 क्वेश्चंस होंगे। ये 30 क्वेश्चंस आने वाले CTET, ठीक है, इसके साथ साथ TET, इसके साथ साथ KVS जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा देखकर अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो पहले क्वेश्चन आप जान लें, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ए सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, बी विश्व बंधुता, सी सामाजिक संतुलन, डी समता एवं समान अवसर। अब बताएं फर्स्ट नंबर का उत्तर क्या होगा। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आप एक एक करके सॉल्व करते जाएं। ओके, अब इसका उत्तर दें। इट्स आंसर इज डी, समता एवं समान अवसर। देखिए, समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उन बालकों को शामिल किया जाता है जो सामान्य बालक से अलग होते हैं, जैसे दृष्टिबाधित बालक, मूक बधिर बालक, अपबंधित बालक, प्रतिभाशाली बालक, मानसिक एवं इसी प्रकार के अन्य विशिष्ट प्रकार के बालक आते हैं। तो जो एप्रोप्रिएट उत्तर होगा वो आपका डी हो जाएगा। सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण तो होगा नहीं, विश्व बंधुता इसमें आता नहीं है, सामाजिक संतुलन इसमें आता नहीं है। ओके, कम टू द सेकेंड नंबर क्वेश्चन। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया है। ए 1999 यानी 1999, बी 2016, सी 1992, डी 1995। आपको बताने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया है। ओके, इट्स आंसर इज बी 2016, यानी 2016 में क्या है, इसका जो डेट था वह 16 दिसंबर 2016 था। 21 वर्ष पुराने दिव्यांग समान अवसर अधिकारों पुण्य सहभागिता अधिनियम, पहले जो ये रूल था, ये जो रूल बनाए गए थे वो किस अधिनियम बनाए गए थे, 1995 अधिनियम के तहत बनाए गए थे। बाद में इसको चेंज करके 2016 अधिनियम लाया गया। ओके, कम टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन। व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक ए विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, बी बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो, सी व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, डी विभिन्न अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। आप थर्ड नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम यानी डाइवर्सिफाई लर्निंग आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। ठीक है, तो ये प्रोपेट होगा। विशिष्ट व्यक्तिगत तो आएगा नहीं, बच्चों के समरूप अधिगम तो होगा ही नहीं, विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की कक्षाओं के विभिन्न वर्गों को पढ़ा सके ऐसा नहीं होगा। इसमें होना चाहिए कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। कम टू द फोन नंबर। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ए 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए, बी 6 वर्ष से 22 वर्ष के लिए, सी 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए, डी 3 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। आप इसका उत्तर दे 4 नंबर का, इसका सही उत्तर क्या होगा। ओके, अब इसका उत्तर दे। ये कौन अधिनियम पूछा है, निःशुल्क बाल
शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ओके, इट्स आंसर इज सी, 6 से 18 वर्ष। देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार प्राप्त है, जबकि दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर क्या पूछा, देखिए ये पूछा दिव्यांग बच्चों के लिए क्या है, 6 से 18 वर्ष है। दिव्यांग बच्चों के लिए क्या है, 6 से 18 वर्ष। और आप ये भी जान लें कि 2009 जो आया था शिक्षा अधिकार अधिनियम, उसमें जो सामान्य बच्चे हैं, सामान्य बच्चों के लिए क्या था, 6 से 14, 6 से 14। और जो दिव्यांग बच्चे थे उसका क्या, यहाँ तो ऑप्शन दिव्यांग बच्चों के बारे में पूछा गया, तो क्या होगा, 6 से 18 वर्ष। कम टू द 5th नंबर क्वेश्चन। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियों प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। ए, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, बी, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, सी, सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, और डी, शिक्षण व्यवसाय की सार्वभौमिक संहिता। थोड़ा सा ब्लर है, आप इसे एडजस्ट कर लेंगे। ऑप्शन को देख लें। ओके, आप पढ़ जरूर पा रहे होंगे। आप 5th नंबर का उत्तर दें। यहां आपसे पूछा गया है, आपको डैश भरनी है। ओके, इट्स आंसर इज बी, अधिगम की सार्वभौमिकता। देखिए, यहां पर आप गौर करेंगे, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। ठीक है, कम टू द 6th नंबर क्वेश्चन। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसी योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। आप प्रश्नों को समझ लें। यहाँ क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे। ए, संज्ञान, बी, समायोजन, सी, केंद्रीकरण, डी, संज्ञान बोध। आप 6 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, संज्ञान बोध। अब आप गौर करें, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना, ये सब किस में आते हैं, जितने भी पॉइंट है, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि संज्ञान बोध के अंतर्गत आते हैं। संज्ञान बोध के अंतर्गत छात्र विभिन्न संप्रदायों को परस्पर संबंधों को अवबोध करने, नियमों को पहचानने, समझने, उसका अनुप्रयोग करने, इस तरह से समझने की योग्यताओं को वह विकसित करते हैं। संज्ञान बोध, कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग। ओके, कम टू द 7 नंबर। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते तो उसे डैश कहा जाता है। ए, अमूर्त सोच, बी, मूर्त सोच, सी, प्रतिक्रियावादी सोच, डी, सृजनात्मक सोच। आप इस प्रश्न का उत्तर दें, 7 नंबर का। देखिए, प्लेलिस्ट में मैंने काफी वीडियो डाली है, वह वीडियो जो संबंधित है वह है इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, सीडीपी का डिटेल, सीडीपी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसके साथ साथ सामाजिक अध्ययन की काफ़ी वीडियो है। अगर आप केबीएस एनवीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी वीडियो प्लेलिस्ट, आप मेरे प्लेलिस्ट पर विजिट करें और उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। तो आप 7 नंबर का उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा। ओके, इट्स आंसर इज बी, मूर्त सोच। इसे भी आप गौर करें। अब यहाँ पर मूर्त सोच, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे मूर्त या प्रत्यक्षात्मक चिंतन या स्थूल चिंतन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे प्रत्यक्षात्मक चिंतन, स्थूल चिंतन भी कहा जाता है। ओके, कम टू द 8 नंबर। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि डैश कहा जाता है।
ए सटीक शिक्षण, बी त्रुटिहीन अनुदेशन, सी विभेदी अनुदेशन, डी चयनित अनुदेशन। आप प्रश्न को समझें, क्या कह रहा है आप बताइए। 8 नंबर का क्या सही उत्तर? ओके, इट्स आंसर इज सी विभेदी अनुदेशन। अब देखिए यहाँ पर जो अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन कहते हैं। अब विभेदी अनुदेशन में क्या होता है? विभेदी अनुदेशन विधि का प्रयोग बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। कम टू द 9 नंबर क्वेश्चन। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। ए आत्मनिर्भरता, बी सामान्यीकरण, सी अधिग्रहण, डी अभिप्रेरण। अब बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको डैश भरनी है। अब 9 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी सामान्यीकरण। देखिए, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है। अधिगम मुक्त 6 चरण है। एक है प्रारंभिक अर्जन, उन्नत अर्जन, प्रवीणता, प्रतिपालन, सामान्यीकरण, अनुकूलन। ओके, तो प्रतिपालन अधिगम का विशिष्ट चरण जो अधिगम को सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती कहलाता है। ठीक है, कम टू द 10 नंबर क्वेश्चन। जजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। ए अंतर संबंधित, बी एकीकृत, सी अन्योन न्याश्रित और डी स्वतंत्र। अब इसके उच्चारण को देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। 10 नंबर का उत्तर दे। ओके, इट्स आंसर इज डी स्वतंत्र। जजोग का मानना कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र है। जजोग के अनुसार संवेग पर संज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और नहीं संज्ञान का संवेग प्रभावित करती है, दोनों ही स्वतंत्र है। कम टू द 11 नंबर। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। ए संशोधन, बी प्रतिरूपण, सी अनुकरण, डी अवलोकन। आप 11 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी प्रतिरूपण। आप इसे समझ ले, प्रतिरूपण क्यों होगा? 11 नंबर। पहले से सीखे हुए कार्यों के सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहे हैं, यानी वो शिक्षण के प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहे हैं। अब प्रतिरूपण विधि क्या होता है? बालक किसी प्रतिरूप के व्यवहार का अवलोकन अधिगम करता है। ठीक है, यानी बच्चा कोई भी चीज क्या करता है? वो देखकर ही, यानी वो पहले लुक करता है, उसके बाद सीखता है। ओके, कम टू द 12 नंबर। मैत्र और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और इसके नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। ए निर्वातमान, बी निरंकुश, सी चौकस, डी सतर्क। प्रश्न को पढ़ लें। मैत्र और जेनिस के अनुसार। ओके, अब 12 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी सतर्क। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सतर्क। मेंस और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और उसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। ओके, कम टू द 30 नंबर क्वेश्चन। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। ए अमूर्त, बी तार्किक, सी सृजनात्मक, डी सौंदर्यबोध। अब बताएं 30 नंबर का क्या उत्तर होगा? ओके, इट्स आंसर इज बी जो है, एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। अर्थात वो समस्या का तार्किक विचार करता है। ये जो विचार है वो आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कम टू द 40 नंबर क्वेश्चन। जिस दिए गए कार्यों को
कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश कहा जाता है। अब देखें उसे क्या कहा जाता है, डैश। ए निर्णयात्मक प्रकार का कार्य, बी समस्यात्मक प्रकार का कार्य, सी ड्रिल और अभ्यास कार्य, और डी उपभोक्ता प्रकार का कार्य। इसे आप गौर करें 40 नंबर क्वेश्चंस को। ओके, इट्स आंसर इज डी। इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपभोक्ता प्रकार का कार्य। यानी जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे हम उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहते हैं। उपभोक्ता प्रकार कार्य वह होता है जिसे बच्चे स्वयं अपने उपभोग के लिए करते हैं और उसमें रुचि भी दिखाते हैं बच्चे, और यह जो कार्य होता है उनके वास्तविक जीवन से उनको जोड़ता है। कम टू द 50 नंबर क्वेश्चन। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ए प्रत्यक्षीकरण, बी अवलोकन, सी गतिबोधक, डी कर्ण कोटर। 50 नंबर का उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज सी गतिबोधक। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव, स्पर्श, गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। अब बहुसंवेदी शिक्षण क्या होता है? इसमें बच्चे विभिन्न इंद्रियों पर बल देते हैं। ठीक है, कम टू द 60 नंबर क्वेश्चन। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों और या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। ए मध्य बाह्य विकास सिद्धांत को, बी सोपानीय विकास सिद्धांत को, सी विकर्णीय विकास सिद्धांत को, और डी विकेंद्रीकृत विकास सिद्धांत को। आप 60 नंबर का उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज ए मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत। मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत यह बतलाता है कि वृद्धि और विकास निकट से दूर और क्रम के अनुसार अनुसरण करता है। यानी वृद्धि और विकास निकट से दूर और क्रम के अनुसार अनुसरण करता है। ओके, कम टू द 70 नंबर। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां ए स्कूल स्थान स्कूल की गतिविधि का होता है, बी प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, सी प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, डी प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सीटेट के एग्ज़ाम की जो डेट है घोषित हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में आपके एग्ज़ाम है। ओके, अब 70 नंबर का उत्तर दें। इट्स आंसर इज सी, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। अब स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का ही होता है। यानी जितने भी कार्यक्रम, शिक्षक, पाठ्यचर्चा, ये मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, ये सब विकास वहीं पर होता है। ओके, कम टू द 80 नंबर। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। एक समूह निर्देशन अनुपालन का, बी समूह की अनुरूपता का, सी समूह की पहचान का, डी समूह आज्ञाकारिता का। 80 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी समूह की अनुरूपता का। जब आप एक शिक्षक समूह में जुड़ जाते हैं और समूह के अन्य लोगों को ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन करने लगते हैं। यानी नियमों, विधियों, मूल्यों को आप आत्मसात कर लेते हैं। यानी ये समाजीकरण ही है, एक तरह से देखा जाए तो ये समाजीकरण है। ओके, कम टू द 90 नंबर। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त होती है। मूर्त परिचालन, बी औपचारिक परिचालन, सी संवेदीगामक, डी पूर्व परिचालन। आप 90 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी संवेदीगामक। यानी इसमें होता है किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास की संवेदी
गामक चरण में प्राप्त होती है। अर्थात बालक इस अवस्था में यह जान पाता है घटनाएं एवं वस्तुएं तब उपस्थित रहती हैं जब हमारे सामने नहीं होती। यह जो अवस्था होती है ना बच्चों का 2 इयर्स में होता है। कौन अवस्था? समृद्धि कामक अवस्था जन्म से, यानी जन्म से 2 इयर्स। ओके, कम टू द 20 नंबर। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। ए मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, बी ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, सी शिक्षा विशेष शिक्षा कार्यक्रम, डी बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। अब बताएं 20 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप 21 नंबर क्वेश्चन को अब जान लें। डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ओके, ए 24 से 30, बी 30 से 36, सी 12 से 18, डी 18 से 24। आप 21 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी 18 से 24। यानी 18 से 24 महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। ओके, कम टू द 22 नंबर। बुद्धिमान या आईक्यू की अवधारणा दी थी। ए स्टर्न के द्वारा, बी टर्मन के द्वारा, सी गेल स्टान के द्वारा, डी बीने के द्वारा। ओके, आप 22 नंबर का उत्तर दें। देखिए सभी क्वेश्चन 2018 के जो सीटेट के एग्जाम हुए थे उसे वो आए हुए क्वेश्चन है, आप सॉल्व करते जाएं। ओके, इट्स आंसर इज ए स्टर्न के द्वारा। अब देखिए जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न कुलहमान ने ये जो परिभाषा दिया था ना, ये कब दिया था? 1912 में दिया था, और बाद में 1916 में टर्मन के द्वारा स्टैनफोर्ड बीने ने परीक्षण प्रकाशन को उपरांत ये प्रचलित हो पाया था। बुद्धिलब्धि का आईक्यू स्टर्न के द्वारा दी गई थी परिभाषा। ओके, कम टू द 23 नंबर। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा संबंधित माना जाता है। ए अभिसृत सोच, बी विविध सोच, सी द्रव बौद्धिकता, डी रवादार बौद्धिकता। 23 नंबर का उत्तर दें आप। ओके, इट्स आंसर इज बी विविध सोच। देखिए इसमें सृजनात्मकता की विविध सोच की अवधारणा संबंधित मानते हैं क्योंकि सृजनात्मकता का संबंध मौलिकता या नवीनता से ही होता है। ठीक है, कम टू द 24 नंबर। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को उसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ए वाक्यात्मक, बी विविध विषयक, सी ध्वनि संबंधी, डी व्याकरणिक। आप 24 नंबर का उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज सी ध्वनि संबंधित। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजन को इसमें ध्वनि संबंधित नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि ही होती है। ठीक है, ओके। अब 25 नंबर क्वेश्चन को जाने। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं ए संज्ञानात्मक पक्ष, बी सामाजिक भाषाई उद्धृत, और यहाँ सी भी मैं आपको लिख दे रहा हूं। सी में क्या होगा अब इसे जान लें। संस्कृति यहां पर होगा, देखिए संस्कृति प्रभावित, ये हो गया सी नंबर। और डी नंबर भी आप जाने भाषा निर्धारित, क्या होगा? भाषा निर्धारित, भाषा निर्धारित। यानी पहला होगा संज्ञानात्मक पक्ष, बी होगा सामाजिक भाषा उद्धृत, सी होगा सांस्कृतिक प्रभावित, यहां आप गौर करें, और डी होगा भाषा निर्धारित। अब बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? 25 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी भाषा निर्धारित।
इसका उत्तर क्या होगा? भाषा। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा निर्धारित कहते हैं। कम टू द 26 नंबर। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। तो उपयोग करता है मानसिक दृढ़ता का, बी अनुमानी विधि का, सी अंतर्दृष्टि का, डी कलन विधि का। 26 नंबर का उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज बी अनुमानी विधि का। देखिए, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की गई परिकल्पना का परीक्षण रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। इस कार्य से वह शिक्षण की अनुमानी अन्वेषण विधि का उपयोग करता है। ठीक है, इस विधि अनुमानी विधि का जन्मदाता कौन थे? तो वह थे आर्मस्ट्रॉन्ग। इस विधि के जन्मदाता कौन थे? उनका नाम था आर्म। ठीक है, इस विधि फिर से मैं लिख दे रहा हूं, इस विधि का जन्मदाता है आर्म। ठीक है, यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं आर्मस्ट्रॉन्ग। यानी ये जो विधि है जन्मदाता है वह है आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, कम टू द 27 नंबर। 27 दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना देती है। तो उपयोग करती है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, बी क्रियात्मक जड़ता निर्णायक विधि का, सी कम करने की विधि का, डी द्वितीयक विस्तारण विधि का। आप 27 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। देखिए, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना देती है, अर्थात वह उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का उपयोग कर रही है। जब समस्या कठिन होती है तो समस्या का समाधान निकाला जाता है इस विधि के माध्यम से। कम टू द 28 नंबर। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। कथन बताता है ए लैंगिकता एवं अंतर्ज्ञानी अवतरण है, बी लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, सी लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, डी लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है। 28 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। कम टू द 29 नंबर। ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणाली डैश के उदाहरण है। ए आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, बी अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, सी परीक्षण के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, डी कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि। आपको 29 नंबर बतानी है। ओके, इट्स आंसर इज बी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बी में क्या है? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। देखिए, ग्रेडिंग कोडिंग अंकन क्रेडिट संचयन प्रणाली अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि कुछ उदाहरण है। उपलब्धि के आकलन को योगात्मक आकलन भी कहा जाता है। कम टू द 30 एंड लास्ट क्वेश्चन। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। ए कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में, बी शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, सी बी सॉरी फिर से आप एक बार देख लें। ए कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में, बी शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, सी अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, डी शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। आप 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी शिक्षण अधिगम विधियों का मूल्यांकन करने में। इसे आप समझें, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। ओके, आपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।